हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद उठा रहे होंगे। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था क्लास 6 का वसंत भाग 1 का पहला चैप्टर। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है बचपन। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को और इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 को हुई थी। एक प्रमुख भारतीय हिंदी लेखिका थीं जिन्हें कहानी, उपन्यास और निबंध के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने लेखन में विभाजन के बाद की स्थितियों और महिलाओं के जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप और 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका निधन 25 जनवरी 2019 को हुआ। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनकी शिक्षा दिल्ली और शिमला में हुई। इनका साहित्यिक कार्य, उन्होंने मुख्यतः कहानी, उपन्यास और निबंध लिखे। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में मित्रों, मरजानी, जिंदगी नामा और बादलों के घेरे शामिल हैं। पुरस्कार, उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 2017 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निधन, कृष्णा सोबती का निधन 25 जनवरी 2019 को हुआ। ऊपर आपने कृष्णा सोबती जी का परिचय पढ़ा, तो आइए अब हम इनका संस्मरण बचपन पढ़ने जा रहे हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की ओर ले चलती हैं हमें, और वो कहती हैं कि मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और नानी भी, बुआ भी मुझे समझ सकते हो और मौसी भी। परिवार में सभी लोग उन्हें जीजी कहकर पुकारते थे। क्योंकि वो उम्र में काफ़ी बड़ी थीं, इसलिए उन्हें कोई जीजी कहता था, कोई बुआ कहता था, कोई मौसी कहता था। शायद इसलिए वे पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, ऐसा उनको महसूस होता है। उम्र के साथ साथ पहनने ओढ़ने में भी उनमें काफ़ी बदलाव वो अनुभव करती हैं। पहले उन्हें रंग बिरंगे कपड़े काफ़ी पसंद थे और अब उन्हें हल्का रंग ज़्यादा पसंद आता है। जैसे आप बच्चे अभी बचपन में आपको बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते होंगे, लेकिन जैसे उम्र के साथ आप बड़े होंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको भी हल्के कलर के कपड़े अच्छे लगेंगे। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल,
उन उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फट टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। लेखिका हमें बहुत पीछे ले चलती हैं और कहती हैं कि उस समय जब पुराने ज़माने में आप अपनी मम्मी से सुनती होंगी, अपनी नानी से सुनते होंगे कि उस समय बालों में रिबन लगाने का रिवाज था। बच्चियाँ, खासकर बच्चियाँ, लड़के तो नहीं, लड़कियाँ 2 चोटी बांधती थीं और रिबन लगा करके चोटी करके उनकी मम्मियाँ बांध देती थीं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका कहती हैं कि जब वो छोटी थी, बच्ची थी, तो उन्हें अपने मोजे, अपने कपड़े खुद से ही धोने पड़ते थे। उसमें नौकर चाकर को नहीं दिए जाते थे कपड़े धोने के लिए। इसकी सख्त हिदायत थी कि नौकर नहीं धोएगा कपड़ा। इतवार के दिन इसी में पूरा समय निकल जाता था, कपड़े धोने, सुखाने, जूते पॉलिश करने में। हालांकि आजकल बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। मम्मियाँ सारा काम करके देती हैं, वो सिर्फ तैयार होकर के स्कूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम नए जूते पहनते हैं तो हमारे पैर कट जाते हैं। तो उसी का जिक्र करते हुए यहाँ लेखिका कहती हैं कि हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली मतलब जी मिचलाने लगता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी।
सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर बड़े खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़ियाँ तो तब थी, वो अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमें शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? उस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी कि उस लेखिका का कोई चचेरा भाई था जो चश्मा लगाने पर लेखिका को चिढ़ाते हुए कहता है कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा।
जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो बच्चों, आज आपने कृष्णा शोभती जी का संस्मरण पढ़ा, बचपन। इस संस्मरण के माध्यम से कृष्णा शोभती जी बचपन की अपनी सारी अच्छी बुरी जितनी भी घटनाएं थीं उनकी एक याद के रूप में जिसको उन्होंने संजो कर रखा था, उसे हमने पढ़ा और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा। इस संस्मरण को पढ़ने के बाद बच्चों, आपको ये संस्मरण कैसा लगा, अपने विचार ज़रूर हमें भेजें। और इससे जुड़ा अगर कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।